जिन्होंने काला धन का घोटाला किया, जिन्होंने चारा घोटाला किए, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज उनके खिलाफ भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे वरिष्ठ वकीलों को खड़ा नहीं किया जाता है, लेकिन संत आसाराम जी बापू के खिलाफ उनकी बेल को रद्द करने के लिए ऐसे वकीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सोचिए, नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत आसाराम जी बापू प्रकरण में आज आप देखें कि 3 मई की उन्हें संत आसाराम जी बापू को अंतरिम जमानत मिली है। ये सबसे बड़ी राहत है। 12 साल के प्रकरण में बड़े उतार चढ़ाव आए। जिस 12 साल के प्रकरण में आज जब संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य बहुत गंभीर हो गया, जहां पर उन्हें 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है, उनके उपचार के लिए जब बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट 3 मई की उन्हें अंतरिम जमानत देती है। इस बहस यानी 7 जनवरी को जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस बहस के पीछे का विश्लेषण आज हम समझ लेते हैं, भेद समझ लेते हैं, क्योंकि इस भेद में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। आप देखें, संत आसाराम जी बापू का पक्ष देवदत्त कामत वकील जो संत आसाराम जी बापू के हैं वो रख रहे थे, और विपक्ष यानी भारत सरकार की तरफ से खास वकील खड़ा किया गया था, जिस वकील ने बार बार यही बोला कि संत आसाराम जी बापू को बेल नहीं दी जाए, संत आसाराम जी बापू देश छोड़कर भाग जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें जब जज के सामने रखी गई, तो इन तमाम बातों को अनसुना करके जज ने 3 मई की बेल दी। He has potential, he has capacity, he has finances, and a motive to save the nation. He is at that stage now, and I don't Conditions will be imposed. Now, from this, we could see that he is not going to survive. The High Courts in past, only a minute. We'll deposit the passport if that's the my lord's apprehension. I'll deposit the passport. Where is the difficulty? Travel. I don't understand, my lord, how can person travel without a passport, my lord? I don't know how. I'll make you understand how it can be. But I don't know, my lord, sir. All right, we'll do it in between. Police can visit them whenever it's required. Whenever. All right. Kindly have not some police protection. That we'll consider. I'm not contesting, Yes, but with sense of responsibility. Very well. How much do you want now? 3 months, my lord. 3 months. All right. But I'm My lord. My lord, he's in his last stages. 99% blockage in the heart. I don't know even so 3 months he will exist. you then go and All right. All right. surgery. We'll give till March He 15th. believes in certain We'll give. circumstances. See, we'll give till March 15th, and then we're closing it. Whatever order you want. I get it. But I know certain things I'll not share. Yes. But allow police presence, my lord. Yes. That would. All right. You'll have one police constable to accompany him. That's all. We'll have. But why do you want it? No problem at all. Don't bother, sir. But when the crowd comes, it We are granting it. We will always inform. Yes. One person is there with you. तो आप कई सुर्खियों में आप यही भी देख रहे होंगे कि आखिर इन सुर्खियों में आया है कि भारत सरकार के इतने खास वकील भी क्यों फैल हो गए संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में जमानत को रद्द कराने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब इस भेद को समझना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तुषार मेहता आखिर हैं कौन, जो विपक्ष लड़ रहे थे। भारत सरकार जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये खास पद होता है। ये खास पद कब इस्तेमाल किया जाता है? जब विदेश में कोई खास मैटर फंसा हो भारत का, यानी पैसा संबंधी मैटर फंसा हो, क्राइम संबंधी मैटर फंसा हो, या किसी ने अत्याचार कर दिया हो, या भारत सरकार के ऊपर ही अत्याचार हो गया हो, तो उसके केस को लड़ने के लिए, अपने देश का प्रेजेंटेशन करने के लिए खास वकीलों को खड़ा किया जाता है, जिसका एक पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी तुषार मेहता जैसे वकील उस पद पर लड़ते हैं और उसका इस्तेमाल करके भारत सरकार को विजय दिलाते हैं, यानी भारत को विजय दिलाते हैं। कहे जाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के वक्तव्यों में आपने सुना होगा कि हम विपक्ष को नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने काला धन भारत देश का ठक्का करके विदेश में ले गए, जिन्होंने भारत की जनता के साथ अत्याचार किया, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बहुत सारे प्रकरण आपने देखे होंगे दुहाई देते हुए। उनके भाषण में आपने सुना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उनकी पूरी टीम यानी बीजेपी सरकार को विपक्ष के खिलाफ। तब कभी भी ऐसे सीनियर वकील का आपने नहीं सुना होगा कि ऐसे सीनियर वकील उनके खिलाफ खड़े किए गए हों। यानी तुषार मेहता ऐसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऐसे खास बड़े पद का इस्तेमाल किया गया हो। बातें की जाती है कि हम उनको आज जेल में डाल देंगे, सोनिया गांधी को जेल में डाल देंगे, राहुल गांधी को जेल में डाल देंगे, बड़े बड़े जो देश से रुपया लेकर विदेश भाग गए उनको हम अंदर डाल देंगे। कभी भी ऐसे बड़े पद का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया गया।
यानी आप भाषण तो बहुत सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन एक दिन की जेल तक न राहुल गांधी को हुई, न सोनिया गांधी को हुई, ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य को हुई। आप देखें, जबकि ये पद का इस्तेमाल कहां किया जाता है, संत आसाराम जी बापू के मैटर में खास भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होइए और इनको जो बेल मिल रही है उसके खिलाफ आप बोलिए, आप स्पष्ट बताइए कि इनको बेल नहीं दी जाए। तो यही प्रक्रिया के तहत तुषार मेहता जी भी अपना पक्ष रखते हैं और बार बार यही बोलते हैं वो कि इनको अगर हमने बाहर रखा तो ये देश का माहौल खराब कर देंगे, भाग जाएंगे वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी बातें बोली गई। कुछ ताकतों का विवरण मैं आपको हमेशा देता रहा हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल कैसे काम हो रहे हैं। नेशनल जो ताकतें हैं वो इंटरनेशनल का कैसा स्क्रिप्ट पर काम करते हुए इस देश के जो हितैषी हैं, संत हैं, उनको कैसे अंदर रखने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। अब ये बातें सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बातें कुछ पर्सनल द्वेष की भी होती हैं, पर्सनल हित की भी होती हैं, जिसका लाभ इंटरनेशनल ताकतें उठाती हैं। और ये ताकतें कुछ चंद नेताओं के हाथ से ऐसे ऐसे हितैषियों को, भारत के जो हितैषी हैं, उनको जेल में रखकर उन्हें खत्म करने का प्रयास करती हैं। अब आप एक पक्ष आप देखें कि संत आसाराम जी बापू को पिछले 12 साल से जेल में रखा गया है। आखिर संत आसाराम जी बापू ने किया क्या? इस देश में क्या अश्लीलता का प्रचार कर दिया? इस देश में क्या उन्होंने भारी पैमाने में रेप कर दिया? रेप क्या उन्होंने एक लड़की के ऊपर भी रेप किया? ये तमाम बातें क्या स्पष्ट हुई है? सेशन कोर्ट में ओनली 12 साल से मैटर खींचा गया। सेशन कोर्ट में जिस बेस पे संत आसाराम जी बापू को सजा सुनाई गई है वो बेस है कि लड़की ने बोल दिया और उसके आधार पर उन्हें सजा सुना दी गई, जबकि ना कोई ठोस साक्ष्य मिले हैं। जबकि खुद इस बात को मेंशन किया जाता है, जज खुद बोलता है कि मैं लड़की के बयान के आधार पर संत आसाराम जी बापू को सजा सुना रहा हूं। लड़की भी अपने बयान बार बार बदल रही है, उसके बयान में कंट्रोवर्सी है, यहां तक कि प्रमाण भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाणित भी नहीं कर पा रहे हैं कि कुटिया तक लड़की गई भी है कि नहीं गई है। बस लड़की ने बोल दिया और संत आसाराम जी बापू को सजा सुना दिया। यानी 12 साल तक एक संत का केस मात्र इस बेस पर खींच दिया जाता है कि लड़की के बयान के आधार पर हम संत आसाराम जी बापू को जेल में रख रहे हैं। जबकि आपने बहुत सारे ऐसे विषय, ऐसे वरिष्ठ वकील जो कि सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने हमेशा स्पष्ट करते रहे हैं कि ये पूरा केस बोकस है, ढोल की पोल पर पूरा केस खड़ा किया है और इस केस के ना कुछ हाथ है ना पैर है। जिस केस के कुछ हाथ है ना पैर है वो केस आज भारत सरकार को इतना महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है कि विपक्ष में जिन्होंने काला धन का घोटाला किया, जिन्होंने चारा घोटाला किए, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आज उनके खिलाफ भी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे वरिष्ठ वकीलों को खड़ा नहीं किया जाता है। लेकिन संत आसाराम जी बापू के खिलाफ उनकी बेल को रद्द करने के लिए ऐसे वकीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सोचिए कि इनके पीछे की मंशा क्या होगी। ये आखिर लोग क्यों चाहते हैं संत आसाराम जी बापू को जेल में रखना? आप युवा हैं जो आज वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि संत आसाराम जी बापू ने धर्म का एक बहुत बड़ा पद संभाला, एक धर्मगुरु अगर अत्याचार करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप एक ये भी पक्ष सुने कि संत आसाराम जी बापू ने ऐसा क्या अत्याचार किया। आप उनकी हिस्ट्री को उठाकर देखें, उनकी आश्रम की वेबसाइट में आपको तमाम हिस्ट्रियां मिल जाएंगी, उनके सेवा कार्यों में आपको बहुत सारे विश्लेषण मिल जाएंगे। संत आसाराम जी बापू ने जब से कमान संभाली है सत्संग किया है, उन्होंने ब्रह्मचर्य का ही प्रचार किया है। उनके आश्रम में एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम का ग्रंथ निकलता है, युवाधन सुरक्षा नाम की किताब निकलती है, जिस किताब का प्रचार संत आसाराम जी बापू ने इस देश के हर एक युवा तक वो किताब पहुंचे, इसके लिए बड़ा प्रयास किया। 18,000 बाल संस्कार केंद्र खोले, उस पर प्रतियोगिताएं करवाई। आप देखें कि इस पुस्तक को 2-2 रुपए का मूल्य देकर युवाओं तक पहुंचाया गया। तो आप सोचें कि जो संत इस देश में ब्रह्मचर्य का ही प्रचार कर रहे थे, संत आसाराम जी बापू के आश्रम में 2,500 से भी ज्यादा समर्पित शिष्य रहते हैं उनके। आप उनका जीवन देखें, कोई 20 साल से वहां रह रहा है, तो कोई 18 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से वहां रह रहा है, कोई युवा अवस्था में ही वहां पर समर्पित हो गया। उनके आप जीवन को देखें, उनसे आप पूछें कभी मिले तो आप समझेंगे कि ब्रह्मचर्य का सही महत्व क्या होता है। जिस संत ने ब्रह्मचर्य का इस देश में इतना प्रचार किया, उस संत के ऊपर ब्रह्मचर्य विहीन आरोप लगाकर और 3 साल तक जिस मीडिया को कितना भारी पैसा खिलाया गया होगा, उस मीडिया ने कंटिन्यू एक बाबा को एक ऐसा रूप देकर बलात्कारी बाबा बोल बोलकर समाज के दिल और दिमाग में, जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके दिल और दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि संत आसाराम जी बापू बात रेप ही करते हैं। तो सोचिए कि इन ताकतों, जहां से
इंटरनेशनल ताकतों से नेशनल ताकतें ऑपरेट हो रही थी, और जो कुछ चंद नेता अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, सत्ता पर बैठे रहने के लिए, कुछ जो भारत के खास हितैषी हैं, जो भारत की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, ऐसे हितैषियों को जेल में रखने के लिए कितना बड़ा गेम खेलती हैं। और कुछ चंद लोग, जो चंद नेता हैं, वो इनके इशारे पर, इनकी दी हुई स्क्रिप्ट पर अपने हितैषियों का गला घोंट देते हैं। और आज देखें, जहां पर संत आसाराम जी बापू को बेल मिलने की बात होती है, जहां पर उनकी मैटर में कुछ ऐसे भेद खुलने की बात होती है, तो आप देखें बड़े बड़े मैटर खड़े कर दिए जाते हैं। और जब बेल लेने की बात आई तो आप देखें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि संत आसाराम जी बापू की बेल रुकवाई जाए। तो ये केस किसके लिए महत्वपूर्ण है? आखिर संत आसाराम जी बापू को जेल में पीछे रखने के पीछे कौन सी ताकतें हैं? कभी इस पर आप विचार कर सकते हैं? तो आपको पता चलेगा कि वो ताकतें हैं जो भारत का हित ही नहीं चाहती हैं। संत आसाराम जी बापू ने आखिर किया क्या? इस देश में ब्रह्मचर्य का प्रचार किया, आयुर्वेदिक का प्रचार किया, शुद्ध जो भारतीय सनातन संस्कृति का ज्ञान है, साक्षात्कार करना, ईश्वर की ओर जाना, परम लक्ष्य जो है उसकी तरफ लोगों को लगाया। इस भारत देश में भारत का रियल विकास हो, शुद्ध इंसान तैयार हो, मानवता तैयार हो, उसके लिए उन्होंने काम किया। आजादी के बाद आप आंकड़ा उठाकर देख ले, सबसे ज्यादा अगर किसी ने भारत सरकार, भारत की जनता को अगर सशक्त किया है तो संत आसाराम जी बापू ने किया है। जब कोई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, पैदल चलकर लोग उनके सत्संग में आते थे, लाखों की भीड़ होती थी। वो लाखों की भीड़ संत आसाराम जी बापू से प्रशिक्षण लेकर अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान को स्थापित करके मानवता का स्थापन करती थी। यहां तक कि वो उन लोगों ने चाय, कॉफी, सिगरेट, जितने भी नशा हैं जो आज चल रहे हैं, जिन पर कंपनियां आज राज कर रही हैं, ऐसे केमिकल्स पदार्थों का पूरा निषेध कर दिया था, अपने जीवन से उनको हटा दिया था। संत आसाराम जी बापू के शिष्यों को देखेंगे तो आप वो चाय तक नहीं पीते, यानी केमिकल वाली जो चाय होती है वो पीते तक नहीं है। तो सोचिए, जिस संत ने इस देश का इतना बड़ा निर्माण किया, इस देश की जनता को कहां ले गए। आज उस संत को जेल में रखने के लिए देश की सरकारें कैसे बड़े वकील का इस्तेमाल कर रही हैं। इस देश में बहुत सारे मैटर हैं। इस देश में खुलेआम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल किया जा रहा है। दूध के नाम पर लोगों को केमिकल खिलाया जा रहा है, खाद्य पदार्थ के नाम पर लोगों को केमिकल खिलाया जा रहा है। इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय है, देख रहे हैं कि लोग रोज 3 से 4 मिलीग्राम केमिकल अपनी बॉडी में डाल रहे हैं और कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। जबकि उनका निदान करना चाहिए तो भारत सरकार उन्हें उनका कार्ड बनाकर, आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें सब्सिडी दे रही है कि हाँ, बीमार होते जाओ, इलाज कराते जाओ। इलाज कराने में भी मल्टीनेशनल कंपनियों को लाभ है और बीमार होने में भी मल्टीनेशनल कंपनियों को लाभ है। और उनकी प्रोडक्ट तुम खा रहे हो केमिकल, तो उनकी प्रोडक्ट में भी उनको लाभ है। तो आखिर ये सरकारें, कुछ चंद नेता किनके इशारों में काम कर रहे हैं, किनके लिए काम कर रहे हैं? ये कुछ मैं आपको इनके स्वार्थ नीति का विश्लेषण थोड़ा और समझ लेते हैं कि जिन्ना ने भी अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान का बंटवारा कर दिए, कहां से कहां ले गए। महात्मा गांधी ने भी अपने स्वार्थ की नीतियों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा देश का विखंडन किया, विनाश किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी स्वार्थ की नीतियों को सिद्ध करने के लिए देश को कहां पर खड़ा कर दिया। आज इस देश के प्रधानमंत्री भी अगर कुछ स्वार्थ की नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस देश के हितैषियों के साथ अत्याचार करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आज यही हो रहा है। भारत की जनता को यह समझना होगा, जो उनके हितैषी हैं उनको आज क्यों दूर किया गया है। और आज आप देखें, धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें तो बोली जा रही हैं। जैसे गेंद होती है, गेंद को आप देखें कि लोग मारते हैं, उसे पैरों से मार कर दूर तक उल्लाया जाता है, उछाला जाता है। आखिर गेंद को ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि गेंद दिखती तो बड़ी गोल आकार में है, लेकिन वो अंदर से खोखली होती है। आज सनातन की बात करने वाले तो भारत देश में बहुत हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। इसी चकाचौंध में आज नेता लोग, आज बहुत सारी ताकतें उनके हितैषियों को उनके ही दामन तले खत्म कर रही है और खुद हितैषी बनी बैठी है। और वो ऐसी हितैषी बनी बैठी है जैसे कि सांप के फन के नीचे बैठा हुआ मेढक। कुछ समय के लिए उसका पेट भरा हुआ है सांप का, इसीलिए वो मेढक शांति से बैठा हुआ है। जैसे ही उसका पेट खाली होगा वो हाल कर उसको दबोच लेगा। मेढक सोच रहा है कि सांप हमको छाया देकर बैठे हुए हैं। यही हाल आज हमारा है। हम अपने हितैषियों से दूर जाकर कुछ ऐसे लोगों के चुंगल में फंस चुके हैं जिन्हें हम अपना हितैषी समझ रहे हैं, लेकिन आज वो खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं, खुला खेल कर रहे हैं। और भारत की जनता के साथ खुला अत्याचार उनके सामने हो रहा है, लेकिन कोई उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। अब समझना यह है कि जिस लेवल की लड़ाई होती है उस लेवल का प्रयास किया जाता है। जैसे साक्ष्यों के साथ, बहुत सारे तथ्यों के साथ देवदत्त कामत जी ने अपना वाक्य, अपना विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट में रखा तो उन्हें सफलता मिली। वैसे ही संत आसाराम जी बापू के साक्ष्य बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत ही उनके साक्ष्य पुष्ट हैं। उनको पुष्ट करके
कोर्ट के सामने अच्छे से रखना होगा, क्योंकि जिस लेवल की लड़ाई है उसी लेवल का प्रयास करना होगा। आप देखें, पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो नहीं चाहते संतासाराम जी बापू को बाहर लाना, वो आखिर ताकतें कितनी मजबूत हैं। जिस ताकतों के साथ भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो, जिन ताकतें खुद नहीं चाहती हैं कि संतासाराम जी बापू जेल आए, से बाहर आए, उनके मैटर का सॉल्यूशन निकले, इसलिए बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर रही हैं, तो सोचें कि वैसे ही पुरुषार्थ की आज संतासाराम जी बापू प्रकरण में जरूरत है। आज आप देखें संतासाराम जी बापू की आज इस अवस्था में, जब उन्हें उनके मेडिकल बेस की दुहाई देना पड़ रही है, क्योंकि संतासाराम जी बापू को हार्ट समस्या ज्यादा हो गई है, तब भी ये लोग ऐसा गेम खेल रही है कि संतासाराम जी बापू को जेल में ही रखना है, जबकि कोई केस में दम नहीं है। छोटे छोटे आधार बनाकर उनको इतना किया जा रहा है। भारत देश की आम जनता थोड़ा तो सोचे कि इस देश में संतासाराम जी बापू के केस को कितना महत्वपूर्ण समझ रही है कुछ चंद नेता और कुछ ताकतें जो खास भारत देश को खत्म करना चाहती हैं, उनके खिलाफ काम कर रही है। आज आप देखें, आज संतासाराम जी बापू अगर बाहर होते तो आज भारत का विकास कितना होता, भारत कितनी शुद्धता की ओर जाता, भारत में क्या नहीं होता। आज भारत देश में चकाचौंध तो है, लेकिन आज लोगों से शुद्ध भाव छीन लिए गए हैं। हर व्यक्ति इस समय पैसे की होड़ में जा रहा है, काम कर रहा है। अगर व्यक्ति 2 लाख से 3 लाख भी महीना का कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अशांत है। इस देश में सच्ची शांति का स्थापन और सच्ची शांति हृदय में स्थापित करने वाले संत ही होते हैं, और उनकी आंखों से निकली हुई संप्रेक्षण शक्ति होती है, क्योंकि वो खुद परमात्मा में लीन होते हैं, और फिर जब वो बोलते हैं तो उनकी मुख से निकला हुआ उनका अनुभव लोगों को शांति प्रदान करती है। और आज ऐसे चंद गद्दारों ने इस देश में संतासाराम जी बापू को अंदर रख के ये पूरा सिस्टम खत्म कर दिया है। देश की जनता के हितैषी बन गए हैं और देश की जनता को किस ओर लेके जा रहे हैं। 17 सस्टेनेबल गोल, किसके सपने हैं इस देश को डिजिटल बनाना, किसके सपने हैं इस देश को पूरा डिजिटल करके नेटवर्क पे खड़ा कर देना, किसके सपने हैं 1 नेशन 1 करेंसी 1 रिलीजन, ये किसके सपने हैं जिसके आधार पर आज सरकारें काम कर रही हैं, इस देश के चंद नेता काम कर रहे हैं, वो आखिर किसके सपने हैं। इस देश को किस ओर लेकर जाया जा रहा है, हमारा देश किस ओर पहले जा रहा था, उसको रोक दिया गया। ये तमाम बातें बहुत सोचने की आज आवश्यकता है। इसीलिए आज अपने हितैषियों को आप समझें, आज अपने हितैषियों को आप पहचानें और अपने हितैषियों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों। संत हमेशा अपने सहज स्वभाव में रहते हैं, उनके पास सामर्थ्य होता है, साक्षात परमात्मा उनके साथ वास करते हैं, लेकिन सहज अवस्था में वो देखते हैं कि जनता को क्या मेरी आवश्यकता है। जनता को इन तमाम बातों को समझना होगा कि अपने हितैषी कौन है और अपने हितैषियों की ओर लौटना होगा। तो आज का जो खास विश्लेषण रहा उसमें इन तथ्यों को समझना है कि जो खेल सुप्रीम कोर्ट में चला, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को खड़ा किया गया जिस लोगों के माध्यम से, आखिर उस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कोई संतासाराम जी बापू को पक्ष नहीं रखा, बल्कि यही बोलता रहा कि क्या संतासाराम जी बापू ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आखिर उनकी मनसा स्पष्ट हो रही थी। इस मनसा के पीछे का रहस्य समझाने के लिए आज का विश्लेषण है। इसको आप समझें और कटिबद्ध होकर एक संत के लिए जिन्होंने समाज का हित किया है, जो आपके हितैषी हैं, उनकी ओर लौटकर अपने संत को पहचान कर उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए विश्लेषण साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।